अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफुर रहमान हाज़िर खिदमत। अंग्रेजी का एक लफ्ज़ है एक्लिप्स, उर्दू में कहते हैं गहन। जैसे आपने सुना होगा चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण। हमारे यहाँ तरक्की के बेशुमार प्रॉस्पेक्ट्स हैं, बेशुमार मौक़े हैं। अल्लाह ताला ने ह्यूमन रिसोर्स से लेके नेचुरल रिसोर्स से माला माल किया हुआ है। जब भी किसी एक्सपर्ट से बात करते हैं कि फ़लाँ प्रोजेक्ट रिकोडिंग, फ़लाँ प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर और बेशुमार तरक्की के जितने भी मौक़े हैं वो सब उनको गहन लगा हुआ है, गहना जाते हैं। एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हमारे यहाँ सियासी खलफशार और अदम इस्तेकाम, और दूसरा सिक्योरिटी। यानी सिक्योरिटी जब हम कहते हैं तो वो भी उसके बड़ी रेमिफिकेशंस हैं, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है। इसका अहाता करना इतना आसान नहीं है। हमारे यहाँ चूँकि अफसाने ज़्यादा हैं, बाज़ का हम ऐसे लोगों को भी ग्लोरीफाई कर रहे होते हैं जो हमारे ही मासूम निहत्ते मुसलमान भाइयों, बच्चों, औरतों, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के कातिल हैं। और बाज़ का हम एकदम किसी को टीटीपी को अमेरिका का बगल बच्चा बना देते हैं, किसी को कुछ बना देते हैं, किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं किसी। फिर 9 मई का भी वाक़या को कभी हम दहशतगर्दी कर डालते हैं, कभी कुछ लोग कहते हैं ये वाक़या सिरे से नहीं हुआ, ये इस्टेब्लिशमेंट ने खुद कराया। भला ये बात भी कोई ना हजम होने वाली बात है। तो हम चाह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों का अहाता करने के लिए आज हमने एक ऐसी शख्सियत को दावत दिया है जो सोल्जर भी हैं, स्कॉलर भी हैं, रिफॉर्मर भी हैं। कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। मैं खुद फख्र करता हूँ, मैं सिविलियन हूँ, मैं कहता हूँ मैं सोल्जर हूँ। सोल्जर से मुराद है कि मैं डाई हार्ड पैट्रियोटिक पाकिस्तानी हूँ। आई लव माई कंट्री, जिसके लिए मैं जान देने को तैयार हूँ। तो सोल्जर अगर स्कॉलर हो तो ये उससे भी ज़बरदस्त एक बड़ा पेडिस्टल है, और अगर रिफॉर्मर हो वो तो सबसे बड़ी क्रूसेड है, सबसे बड़ा जहाद है। तो मेरी मुराद है जनाब ब्रिगेडियर नादर मीर साहब, और वो चेयरमैन है पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म्स, चेयरमैन PNR। जनाब ब्रिगेडियर नादर मीर साहब, हम आपको वेलकम करते हैं टू द शो एंड थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर प्रेशियस मोमेंट्स फॉर अस। आप कैसे हैं जनाब? थैंक यू सैफुर रहमान साहब। तो मेरा ख्याल है मैंने कोई मुबारके से काम नहीं लिया, मैं आपकी मोहब्बत में तो हूँ ही, वारिफ्ता हूँ उसमें, लेकिन आपका काम जो है ना वो बोलते हैं, सब लोग देखते हैं, क्योंकि आपने क्लैरिटी दिया लोगों को। बहुत से मिसकंसेप्शन से आपने निकाला है वो, जिसमें हम उस गर्दाब से ब्रिगेडियर साहब बाहर नहीं आ रहे। इसमें प्लीज थोड़ा सा हमें गाइड करें। हम ग्लोरीफाई भी कर लेते हैं, एक दफा यहाँ अफसाने इतने चलाते हैं कि हमने अल्टीमेटली ये कर दिया कि मुझे वो प्लेनेट ऑफ एप्स का आखिरी डायलॉग मेरे कानों में गूंजता है। वो कहता है यू डिड इट, यानी वो कहता है कि आप इंसान अगर थोड़े से अकल कर लेते तो ये आज ये बनमानसों के हाथ में ना जाता ये प्लेनेट जो है। जनाब ओवर टू यू जनाब। मैंने एज चेयरमैन PNR पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म जनाब कई दफा कहा है और लिखा भी है टीवी पे भी और सेमिनार्स में भी। इस वक्त पाकिस्तान के जो 2 बड़े मसले हैं, जैसे आपने खुद अभी इंट्रोडक्शन में भी कराया जी, वो इकोनॉमिक्स एंड सिक्योरिटी, यानी पाकिस्तान की मईशत है, इकोनॉमिक्स है, और इकोनॉमिक्स बड़े लेवल पे आम लोगों से लेके GDP पर कैपिटल सारी चीजें शामिल है उसमें। और दूसरा है सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी में नेशनल सिक्योरिटी मेरा मतलब है, नेशनल सिक्योरिटी बड़ा वसी सब्जेक्ट है। इट्स वास्ट लाइक द ओशन, हम उसको बड़ा आमतौर पे महदूद समझते हैं। जी नो डाउट, बहुत वास्ट है। जी सही कहा आपने। तो ये दोनों सब्जेक्ट जो आपके है ना, इस पे आपका फोकस होना चाहिए। यानी इकोनॉमिक्स पाकिस्तान की कैसे बेहतर होनी है, आम आदमी का घर का चलाना, बच्चों का स्कूल जाना, एक खातून का सारा सिस्टम चलाना घर का जो होता है, और एक फैमिली का चलना, फैमिली की बात कर रहा हूं। और इसी तरह एवरेज पाकिस्तानी का सिटीजन का बजट, यानी और जो मईशत है उसमें, और उससे लेके कौम की दौलत, यानी द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, रियासत जो है पाकिस्तान की, उसकी दौलत, यानी जिसको GDP कहते हैं, जिसको आप कौमी दौलत नेशनल वेल्थ कहते हैं, वो कैसे बढ़नी है, और इसके साथ बाकी चीजें, यानी इकोनॉमिक्स इन इट्स टोटलिटी। और दूसरी चीज आपकी नेशनल सिक्योरिटी है, जिसके अंदर आपको पता है अंदरूनी भी है, बैरूनी भी है। अंदरूनी तौर पे आपने अभी खुद इशारा किया, कुछ दहशतगर्दी भी है, कुछ अंदर के मसले भी थे, और नेबरहुड की प्रॉब्लम भी है आपकी जियो पॉलिटिकल। और इसके अलावा आजकल जो दुनिया है वो एक ट्रांजिशन से गुजर, यानी कश्मकश से गुजर रही है। सही कहा आपने। इस वक्त
ग्लोबल जो जियो पॉलिटिक्स है उसका सारी दुनिया पे असर है, और उसका जाहिर है पाकिस्तान पे भी असर। हम भी तो इसी दुनिया में है ना, प्लेनेट अर्थ पे ही है। जिस तरह आपने प्लेनेट ऑफ एप्स की बात की, तो हम प्लेनेट अर्थ पे हैं, रहते हैं पाकिस्तानी भी। सही है। तो इसी तरह ये समझने की बात है कि देखें इस वक्त अमेरिका का जो इलेक्शन है मसलन, वो खाली अमेरिका का इलेक्शन नहीं है, उस पर सुने दुनिया क्या बातें कर रही है, क्योंकि उसमें जियो पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। यूरोप में इस वक्त यूक्रेन में जंग चल रही है जो खत्म नहीं हो रही और बढ़ सकती है, नंबर 1। मिडल ईस्ट के अंदर इसराइल की फलस्तीनियों के साथ, हमास के साथ, हिजबुल्लाह के साथ और ईरान के साथ जो बड़ी जंग बढ़ती जा रही है, वो भी नजर आ रही है हुतीस के साथ। ये दूसरा मरहला है। और यूनाइटेड स्टेट्स की और चाइना की ताइवान के ऊपर टसल, जो क्योंकि ताइवान चाइना का हिस्सा है, और उस जंग को प्रिवेंट करना दुनिया के इंटरेस्ट में, पीस के इंटरेस्ट में है। तो ये मतलब और भी है, और इसमें इंडिया पाकिस्तान की को भारत हर वक्त क्लेम कर रहे हैं। आप सुने अभी वो इसके जो जयशंकर है और इंडिया के जो लीडर्स हैं और दूसरे वो जो है वो कभी वो पीओके कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर को आजाद नहीं करना, पाकिस्तान के कश्मीर पर कब्जा करना है। जी जी जी। और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान एंड उसके अलावा ओपनली कह रहे हैं, सो इंडिया का मीडिया सुने टोटल, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान तो टूटने वाला है, खत्म होने वाला है। यू नो दे आर डिमोनाइजिंग पाकिस्तान 24 आवर्स एवरी वीक एंड एवरी डे होल ईयर। यानी ये एक माहौल, मैं माहौल डिस्क्राइब कर रहा हूँ ना, एनवायरमेंट। आप जो भी करते हैं ना किसी माहौल में होती है ना दुनिया में। जी ठीक है। अच्छा ये हमारे, अच्छा उसके साथ अफगानिस्तान से दहशतगर्दी आ रही है, आपको पता ही है, ठीक है। सो अब हम ये जमी बात करके अब पाकिस्तान पे आ जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर रिक्वायरमेंट क्या है? मैं चेयरमैन पीएनआर पाकिस्तान नेशनल फॉर्म, और आपको भी दावत दूंगा, और अभी इसको लॉन्च करेंगे। अभी तो ये उस लेवल पे थी, लेकिन इसको पब्लिकली करेंगे तो लोग लाए, एक ऑल्टरनेटिव लाए ना, ऑल्टरनेटिव फॉर पाकिस्तान। वो बात ये है कि आपने सबसे पहले पाकिस्तानी को यूनाइट करना है। हमारा पहला लफ्ज है यूनाइट पाकिस्तान। वंडरफुल। पाकिस्तानी मुख्तलिफ सतहों पे, ठीक है, एज अ नेशन, कोई जब कोई भारत का हमला हो या कोई ऐसी बात हो, उस पर तो यूनाइटेड होंगे, हैं और होंगे, लेकिन अभी बाकी चीजों पर भी यूनाइट हो ना। जो कौमें प्रोग्रेस करती हैं वो करती हैं जिन मुल्कों के अंदर बेसिकली यूनिटी ऑफ थॉट हो, यानी ख्याल जो है ना एक हो, वो कौमें राइज करती हैं। आप चाइना को देख लें, दुनिया की ग्लोबल पावर बन रहा है, उससे पहले अमेरिका बना था, उससे पहले बरतानिया बना था। तो जो भी दुनिया की मिसालें आप किसी को उठा ले, तो उसके अंदर अभी तुर्की एक राइजिंग पावर है मेडिटेरेनियन में और वेस्ट एशिया, कॉकेशस में, और इवन यूरोप के उस बॉर्डर पे। तो उस पर पूरी कौम जो है, टर्किश नेशन, वो एक मिल्लत, एक नेशन के तौर पे सोचती है। सही बात। आपने ये जो हम लेके आ रहे हैं मैसेज, वो लेके आ रहे हैं, आप सारे झंडे खत्म कर दें, एक झंडा रखें जो मैंने टीवी पे इंट्रोड्यूस किया था, पाकिस्तान का झंडा, ओनली 1 फ्लैग। अच्छा, ये जो पार्टी फ्लैग्स हैं ये खत्म किए जाएं, पार्टी फ्लैग्स सब खत्म करें आप। भाई आपको किस लिए पार्टी है? अमेरिका के अंदर जो सुपर पावर है, अच्छा झंडों की बात कर लेना ताकि समझाएं, ठीक है। यूनिटी के लिए आपको और भी चाहिए, मगर पहले सिंबल्स भी कुछ होते हैं ना। मेरी बात सुने आप, बहुत मैटर करती है। अमेरिका के अंदर 2 पार्टीज हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स, लेकिन झंडा एक ही है उनका, वो यूनाइटेड स्टेट का झंडा है। कब्रिस्तान में भी वो है, यूनिवर्सिटी में भी वो है, अर्लिंगटन सेमेट्री जो उनकी जो फौजी जो उनके स्पेस में भी जाके अमेरिका का झंडा लगाते हैं। आप अमेरिका में कोई और झंडा दिखा दें मुझे, ठीक कहा आपने। आप चाइना जाएं, आप चाइना में एक चाइना का झंडा है, आप मुझे कोई दूसरा झंडा दिखा दें। तुर्की में मैंने स्टाफ को किया, टर्किश आर्मी का, वहां पर वो औरतें तुर्की के झंडे को सड़क पे चूमती हैं, और वो उस झंडा, उसकी अब ये ऑपोजिशन पार्टी जो होती है वो भी वही झंडा लाती है, और हुकूमत की पार्टी भी वही झंडा लाती है, यानी तुर्की का झंडा। तो ब्रिगेडियर साहब, यहाँ मैं ये जलसों में अफगानिस्तान के झंडे लहराए गए हैं यहाँ पे। तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, अब आपके तो ये इस पे आता हूँ। आप इसके अलावा आप सख्ती से कुचल दें, ये सुन लें जो मैंने कहा है, कुचल दें वो तमाम लोग जो पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की झंडे से बाहर हैं या होना चाहते हैं, ये करते हैं, जो भी हैं। मैं इसकी एक साइड नहीं कि जो वो मगरिब में है, मशरिक में है, नॉर्थ में, और उनके साथ जहां तक इसके साथ मैं इसको बैलेंस करता हूँ, अंग्रेजी में कहते हैं बाय द सेम टोकन, यानी कि दूसरी तरफ भी देख लें। ये कंफ्यूजन पाकिस्तान में ये है कि जिन लोगों के उनको वसाइल नहीं मिल रहे, उनके साथ ज्यादती हो रही। भाई जो लोगों के वसाइल हुकूक है वो पूरे करके दें, क्योंकि आपने रियासत में लोगों को लुक आफ्टर करना है, ये पहला काम है रियासत का। मैं गवर्नमेंट नहीं कह रहा, आई एम सेइंग रियासत। पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट को अनइम्पोर्टेंट कर दें। ये जो नेशनल रिफॉर्म है ना, गवर्नमेंट को आप सेकेंडरी करें, रियासत को प्राइमरी करें। आप रियासत का मतलब खाली फौज नहीं है, आप भी रियासत है, मैं भी रियासत हूँ, आम बच्चा स्कूल, पाकिस्तानी का रियासत। जी
मतलब मैं ये कह रहा हूं कि व्हाट वी नीड इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है, जो आपने बड़ी अच्छी बात की थी। अभी आपके समुद्र में ऑयल निकला है, वो कहते हैं गैस की दुनिया का फोर्थ बिगेस्ट है या एशिया का बिगेस्ट है। वो आप उधर के गोल्ड संदक का कॉपर देख लें, रिकॉर्डिक का गोल्ड देख लें, एंड सो ऑन। और भी बड़ा कुछ है आपके पास, अल्लाह का दिया हुआ, अल्लाह की बरकत है पाकिस्तान। बेपनाह वसाइल है अल्लाह के दिए हुए। तो आपके वसाइल हैं, उसके बाद आप भीख मांगते हैं, आपके वसाइल हैं, उसके बाद आपकी गुर्बत ही खत्म होती। सऊदी अरेबिया से आपके बैगर्स निकाले जाते हैं कि जी वो दुबई में और सऊदी में पाकिस्तानी बैगर्स माफियाज हैं वहां पर। आपके पासपोर्ट जो है फोर्थ और फिफ्थ, मतलब बैड पासपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड आखिर में आता है। भाई क्यों आता है, वजह सोचे। मिलिटरली अल्लाह के फजल से पाकिस्तान दुनिया के टॉप मिलिट्री पावर्स में से है। पाकिस्तान को मैं आपको एज अ डिफेंस एनालिस्ट, एज अ सोल्जर, एज अ जियो पॉलिटिशियन, मिलिट्री हिस्टोरियन, पाकिस्तान कैन बी डिफेंडेड। एक महाज पे नहीं, 2 महाजों पे भी, 3 पे भी हम पाकिस्तान का दिफा कर सकते हैं अगर कोई हमला हुआ। मैं ये कह रहा हूं, तो आप में ताकत है। सारी कौम को इसी तरह अल्लाह के बाद हमारी मुसल्लह फौज में फेथ है, पूरी है, कोई शक ही नहीं। मुसल्लह फौज के अलावा देखिए, मुसल्लह फौज के अलावा हमारे लोगों में जोश है, हमारे लोगों में है वो जज्बा। ठीक है, आप इस कौम को, जो इकबाल की शायरी है, और आपके पास दुनिया का कम से कम एशिया का तो नंबर 1 पोएट है इकबाल, जिसको इंडियंस भी क्लेम करते हैं। आपके पास पोएट भी सबसे अच्छे हैं, आपके फौजी भी बड़े हैं, आपके पास वसाइल भी हैं, उसके बाद क्यों नहीं मसले हल हो रहे? आपका नेशनल सिस्टम कौमी निजाम से ही नहीं चलता, इसको रिफॉर्म करना है। इसका नाम है PNR, पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म। आप ये तो माने ना कोई मसला है, ये तो माने। अगर आप ये बताएं हम क्यों लेते हैं भी इनसे जाके भीख, मतलब कभी IMF से आप लेते हैं, हर हुकूमत आगे कहती है जी हम तो IMF से नहीं करेंगे। जी जी, क्योंकि यू आर ट्रैप्ड इन अ विशियस साइकिल। आप एक उस कुएं में फंसे हुए हैं जिससे आप निकल सकते हैं, लेकिन इसमें पूरी कौम निकलती है। आप पहले कौम के तौर पे सोचे ना, हैव वन यूनाइटेड नेशनल आउटलुक, और ये किसी आदमी से लिंक ना हो, ये मैं क्लियर कर दूं। यहां पर मसला है कि जो पाकिस्तान की लॉबीज बाहर है, पाकिस्तान से बाहर, वो किसी की लॉबी है, नाम को छोड़े किसकी लॉबी है, जिसकी लॉबी है उसकी। भाई आप पाकिस्तान की बात करें, पीपल आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर पाकिस्तानीज। आप और सब पाकिस्तानीज को, चाहे वो साउथ में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल पाकिस्तान बनाए सबके लिए, ताकि लोग आए। देखिए कौम, मुल्क जो बनता है ना, वो बनता है कौम के लोगों की जोश से। आपके बाद लोग मुल्क आए हैं, क्या सिंगापुर क्या था, जरा तारीख पढ़ लें। ठीक है, सिटी स्टेट है, क्या था, दुबई क्या था, मतलब शहर ही है ना, मगर देखिए वो किधर से किधर पहुंच गए। आप जस्ट सी, इट इज नॉट ओनली इकोनॉमिक्स के खाली पैसे हैं उनके पास, नो, देयर इज अ वे ऑफ लाइफ। सिंगापुर में जाएं, विजिट करें, उनकी एयरलाइन देखें, उनकी तहजीब देखें। आप सड़क पे च्युइंग गम नहीं फेंक सकते वो। अब आप पूछेंगे जी इसका इलाज क्या? भाई इसका इलाज है, आपका पहले मसला माने। आपका नंबर 1 मसला जो है ना, वो करप्शन नहीं है। एक तो ये ड्रामा है ना पाकिस्तान में, जो सियासी पार्टी आती है वो अपना एजेंडा, करप्शन है, बस एक फैशन बन गया। नहीं, वो करप्शन चौथे नंबर पे या तीसरे नंबर पे होगा। या सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का है, उसका नाम है जहालत। मैं वैसे ब्रिटिश साहब कुछ इससे मिलती जुलती बात करता हूँ। लोग कहते हैं जी करप्शन, मैं कहते हैं परवर्शन हमारा नंबर 1 मसला है। हमारे ज़हनों का फतूर जो है, ज़हनों का फतूर। आपके तो पाकिस्तानी कौम में इतनी काबिलियत है। आप देखें, आपका जो ह्यूमन मटेरियल है, आपका अल्लाह के फजल से, आपके पश्तून, हमारे बलोच, हमारे सिंध के लोग, हमारे पंजाब के, कश्मीर के, आप सारों को मिलाएं तो पाकिस्तानी बनते ना। आप देखिए पाकिस्तान हैज गॉट द बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मैंने खुद उनसे इंटरव्यू पाकिस्तानी हैव बीन रेटेड एज 4th मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल, दुनिया के चौथे ज़हीन लोगों को। तो उसके बाद आपकी इकोनॉमी क्यों नहीं सीधी होती भाई? आप आपके इंडिविजुअल लेवल पे देखिए ना, मैं भी बाहर गया हूँ कोर्सों को, आर्मी के कोर्स मैंने टॉप किए बाहर, और लोगों ने भी किए, और सिविल में भी हमारे लोग यूनिवर्सिटीज में टॉप करते हैं ना। तो आपके लोग पाकिस्तानी बाहर तो करते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल इंफरादी तौर पे आए। आपकी जो कलेक्टिव है ना, कलेक्टिव यानी इज्तमाई, हमको इज्तमाई सिस्टम लेके आना है, यानी पब्लिक गुड जिसको कहते हैं, यानी कि सबके फायदे के लिए, उससे कौम बनती है। ये सिस्टम चल रहा है इंडिविजुअलिटी पे कि जी मेरा फायदा हो जाए, इस सियासी पार्टी का फायदा हो जाए, उस लॉबी का फायदा हो जाए, उस इलाके का फायदा। आप इस पे चल रहे हैं, अंग्रेजी में प्रोकेलिज्म कहती है। इससे निकले, अभी मैं वो देख रहा था, अमेरिका में डिबेट हो रहा था, तो ये जो अमेरिका में थिंक करते हैं कि जी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी है दुनिया में, उन्होंने कहा, अभी पहले वो बड़ी बातें करते थे, कभी कैपिटलिज्म, कभी फलाना, वो भी मान गए हैं। उन्होंने कहा जी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स का नाम है नेशनलिज्म। पाकिस्तान सबसे ऊपर, पाकिस्तान सब, पाकिस्तान अबव ऑल, ये PNR का स्लोगन है हमारा। और यार स्लोगन देते हैं लोग और मानते नहीं, हम तो वो स्लोगन देते हैं जिसमें बिलीव करती है। पाकिस्तान अबव ऑल, सबसे ऊपर पाकिस्तान, ये हर बंदा, हर चीज उसके नीचे है। तो इसलिए ये जो कहते हैं ना कि जी ये होगा तो ये हो जाएगा, वो भाई लोग आते जाते हैं, पीपल हैव नो वैल्यू, दे हैव अ रोल।
ऑफ कोर्स हिस्टोरिकली तारीखी उनका रोल है, और रोल उनका पाकिस्तान को बेहतर करना है, ना कि अपना ड्रामा करना कि जो भी नाम हो, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा, ठीक है। मगर हमारी सियासत में यह प्रॉब्लम है, आप समझे ना, हमारी सियासत में एक मसला है, चाहे वो कोई भी था, मैं एक किसी एक साइड पे फोकस नहीं, आई एम टॉकिंग ओवरऑल। तो ये ज़हन का मसला है, जो आपने बहुत अच्छा लफ्ज यूज किया, आपको ज़हनी तौर पे कहते हैं अल्लाह परवर्शन है, यानी मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो बड़े ईमानदार हैं, ध्यानदार हैं, लेकिन परवर्शन है अंदर में। Allah does not change a people's lot till they change what is in their hearts. अल्लाह ताला उस कौम की तकदीर तब तक नहीं बदलते जब तक अपने ज़हन और दिल को ना बदले। क्या ख्याल है आपका? ठीक है ना? जी जी बिल्कुल सही कहा। तो ये बात है, तो इस रीथिंकिंग इज रिक्वायर्ड। और आपके जैसे लोग, आप माशाल्लाह लिखते भी हैं, टीवी पे भी बोलते हैं, और मतलब आप लोग ये जो ना मिलके, और ये एक आदमी का, पंजाबी में कहते हैं कले बंदे का काम नहीं, इट इज नॉट द जॉब ऑफ वन पर्सन। इधर वो कहते हैं ये एक आदमी आएगा वो ये कर देगा, और भाई कौन से आदमी ने ये काम किया? हर बंदे के साथ टीम होती है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, क्योंकि आप सिक्योरिटी इश्यूज को बहुत क्लोजली देखते हैं, इनके बकायदा पूरी नजर है आपकी, ये हमारे यहाँ कुछ चीजें क्रिएट कर दी जाती हैं, aren't we playing tool in the hands of the propagandists of India and others? जब वो बलूचिस्तान का इशू ले लेते हैं महरूमियों का, या इधर भी महरूमियाँ हैं इधर भी हैं, और एट द बिहेस्ट ऑफ द एक्सटर्नल पावर्स एनिमीज ऑफ पाकिस्तान, हम ये रोल प्ले जो कर रहे हैं, इसमें एस्टेब्लिशमेंट को भी मुश्किल पड़ रही है कि जाहिर आपने लोगों पे किस तरह प्रोसीड करें उनके अगेंस्ट। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, आप पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी, अब सिक्योरिटी यानी नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती की बात करते हैं ना, नेशनल सिक्योरिटी में आपके दो इश्यूज हैं, एक इंटरनल अंदरूनी और दूसरा बैरूनी एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल को बड़े लेवल पे जियो पॉलिटिक्स कहते हैं, जो मैंने बात की। आपका जो सबसे बड़ा इशू है ना ग्लोबल जियो पॉलिटिकल यानी कि बैरूनी, वो इंडिया है। इंडिया ने आपको एक्सेप्ट ही नहीं किया, इंडिया चाहता, और अब जो इंडिया है वो आपको खत्म करना चाहता है, इसमें शक ही ना रखिए। एक तो हिंदुत्व बेस्ड है, मुसलमानों के खिलाफ है वगैरह वगैरह, वो अलग रही बात, लेकिन वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए कभी कश्मीर की कहानी सुनाते हैं कि कश्मीर को आजाद कश्मीर की कि उस पर कब्जा कर लेंगे, कभी कहते हैं हम कि गिलगित बल्तिस्तान को काट देंगे सीपैक काटने के लिए, पाकिस्तान चाइना को अलग करने के लिए, कभी कहते हैं जी बलूचिस्तान को ये कर देंगे, कभी कहते हैं केपी को वो कर देंगे। देखिए, पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने बनाया, पाकिस्तान बनाए रहने के लिए। नो वन शुड हैव और कैन हैव एनी डाउट, पाकिस्तान इज मोर यूनाइटेड देन इंडिया। असल इश्यूज तो इंडिया के अंदर, इंडिया तो मुल्क ही नहीं है, नेशन स्टेट ही नहीं है। हमारे यहाँ फिर भी यकजहती की सूरत हाल बेहतर है वहां से। नहीं, अब देखना, मैं एज ए नेशन स्टेट कह रहा हूँ, नेशन, इसकी कोई डिस्कशन नहीं होती, क्योंकि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आप ये बताएं, नेशन स्टेट क्या होती है? नेशन में कुछ कॉमनैलिटी होती है। कॉम क्या होती है? उसमें ज्योग्राफी होती है, कॉमनैलिटी। आपका इंदस रिवर है, इंदस रिवर के चारों तरफ आपके चारों सूबे हैं, आप देख लेना। आपके इस वक्त पाकिस्तान सारे में उर्दू जुबान जैसी भी है, किसी किस्म की उर्दू बोली जाती है, किसी हिस्से में चले जाए पाकिस्तान की उर्दू बोली जाती है। कन्वर्जेंस ज्यादा है यहाँ पे, वही ना, यूनिटी कह रहे हैं ना, आप में सब कुछ है। ये आर्टिफिशियल है जो बोलते हैं, यस महरूमी है, गुर्बत है, वो ठीक करनी है। पंजाब में भी गुर्बत है, भाई पंजाब में भी, खुशहाल है, तो आपने करनी है। बलूचिस्तान के लोग हमारे सबसे पैट्रियोटिक बलूचिस्तान के लोग हैं, सबसे बहादुर हमारे केपीके के पश्तून बहादुर हमारे हैं, सबसे पैट्रियोटिक और बहादुर लोग हैं। ये जो बात है ना, ये इंडिया का प्रोपेगेंडा है, उसको दूर। और बात ये समझे कि इंडिया में मुझे बताया ना कि जो खालिस्तानी है यानी सिख और असामीज हैं, उनका तो कॉमन ही कोई नहीं है, ना उनका दीन कॉमन है, ना उनकी शक्ल कॉमन है, रोटी कॉमन है, ना जबान कॉमन है। आप बताएं कॉमन क्या है? तामिल के साथ क्या कॉमन है, जरा बताएं। कुछ भी कॉमन नहीं है। इट इज ऑल आर्टिफिशियली एनफोर्स्ड। अंग्रेज छोड़ गया था, और दिल्ली का जो इंपीरियलिस्ट ऑर्डर है उसने इसको चलाया हुआ है। ब्रिगेडियर साहब, डू यू फोरसी द डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, जिस तरह के माजी में था, वो विदिया चल रेंज और साउथ अलहदा और उसके बेशुमार स्टेट्स, और आपस में डिस्कॉर्ड भी बहुत बड़ा था उधर, वो को नजर आता है इस तरह? या अब आप देखिए, मेरी किताब जियो पॉलिटिक्स पाकिस्तान पढ़े आप, उसके अंदर मैंने डिस्क्राइब किया था इंडिया की जो है, तभी आपको सवाल। जी, उसमें DCBC, दिल्ली, कॉर्पोरेट इंडिया, बॉलीवुड एंड ब्राह्मण्स, ये चार चीजें हैं जो कंट्रोल कर रही हैं इंडिया को। ये चार, उसमें मीडिया। अच्छा जी, अब ये है कि अब जो अगला टाइम आएगा ना, आप नोट करें, अभी लेटेस्ट जियो पॉलिटिक्स की बात करें तो सिक्योरिटी का जो हाईएस्ट लेवल है वो जियो पॉलिटिक्स है। ठीक है। अब आप देखें बांग्लादेश में क्या हुआ है। मजे की बात है, हमने बांग्लादेश अच्छा किया। जी, मैं मेरी गुजारिश सुने ना सैफ रहमान साहब, आप बहुत ज़हीन है, मैं इसकी आपसे ये डायलॉग, बिकॉज जो आदमी समझ सके उससे बात हो सकती है ना।
ये हमने नहीं किया, ढाका की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को मैंने नहीं कहा, या आपने नहीं कहा कि जी पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर ट्रीटी की बात करो, या उसके स्टूडेंट्स जो है वहां के, उनको हमने नहीं कहा ये नारे लगाओ। भाई उनकी अपनी विश है। दे हैव रियलाइज्ड आफ्टर हाफ ए सेंचुरी, आधी सेंचुरी के बाद उन्होंने रियलाइज किया है कि उनका फ्यूचर जो है वो पाकिस्तान के साथ अगर नहीं भी है तो कम से कम इंडिया से अलग है। उनका नाम है, उन्होंने कॉल किया को भी सेलिब्रेट किया उन्होंने। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा सेकंड लिबरेशन, क्योंकि वो उनका जो उनको पाकिस्तान से तो अब कोई खतरा नहीं ना, खतरा तो उनको इंडिया से है, या दुश्मनी या टसल या पानी का झगड़ा या सिक्योरिटी वॉट, ठीक है। तो अब आप देखें उधर क्या हो रहा है। मैंने इस पे पहले भी बात की थी, बांग्लादेश और इंडिया में इतना रोना धोना, जो इंडियन है सारे वहां पर, अर्नाब गोस्वामी, जनरल बख्शी, पलकी शर्मा, जो उनके और भी प्रोपेगेंडिस्ट है, वो रो रहे क्यों हैं ढेर सारे, वो मेजर साहब जो है गुरेव क्या नाम है, और रो रहे हैं कि जो भी है नाम उनके सुने, वो क्यों रो रहे हैं? वो इसलिए रो रहे हैं कि बांग्लादेश कंट्रोल करने से वो इंडिया को सिक्योर करते थे, ईस्टर्न इंडिया को, मशरकी और सदर्न इंडिया को। अब उधर से जब बांग्लादेश उनके कंट्रोल में नहीं रहेगा, उसके बांग्लादेश के नॉर्थ में, ज्योग्राफी समझे ना, नॉर्थ में जो इशू चल रहा है उसका नाम है लिटिल तिब्बत, जो चीन का हिस्सा है, जिसमें भारत ने कब्जा किया हुआ है, उसको अरुणाचल प्रदेश कहता है। कब्जा भारत ने नहीं किया, अंग्रेज छोड़ गया था तो उसने संभाल लिया, मगर वो चाइनीज ने वापस लेना है। अच्छा, और जो दूसरी तरफ है आपको असम, उधर आजादी की चल रही है बहुत सी मूवमेंट्स, ठीक है। बांग्लादेश नॉट बीइंग इंडियन, वो है रेबल्स नहीं, मॉइस्ट है, नेक्स्ट लाइट्स है, और एक और चीज आपको समझनी चाहिए, कुकी लैंड बन रहा है। कुकी लैंड का मतलब है ईस्टर्न इंडिया में, वहां पर जो रियासतें है ना इंडिया की ईस्ट में, मशरक में, उसमें जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, ईसाई पॉपुलेशन वो बहुत ज्यादा है, और उनको एक मुल्क चाहिए। किसी कैफियत सुनी है वो अपराइजिंग भी है, और वी शुड सपोर्ट। मैंने तो ओपनली कहा था बांग्लादेश को सपोर्ट करो और उनको सपोर्ट करो। बाय द वे, अमेरिका को भी चाहिए उनको सपोर्ट करे, पोप को भी चाहिए, वो क्रिश्चियंस है ना, और हमें भी करनी चाहिए, हम अपने क्रिश्चियन की रिस्पेक्ट करते हैं। तो देखें, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, हिंदुत्व वाला इंडिया है, तो वहां पर फिर क्रिश्चियन स्टेट क्यों नहीं हो सकती? जो क्रिश्चियंस के लिए, उनकी भी हो सकती है ना वहां पर क्रिश्चियन स्टेट एक, जब इतनी मेजॉरिटी में है, थोड़े से नहीं है, बहुत ज्यादा है, माइनॉरिटी नहीं है। ब्रिगेडियर साहब, आई बेग योर पार्डन, वी आर गोइंग फॉर अ ब्रेक एंड वी विल रीस्टार्ट फ्रॉम हियर। तो जी हम जा रहे हैं एक ब्रेक पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं। जनाब सीनियर एनालिस्ट जनाब ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब। ब्रिगेडियर साहब, वेरी काइंड ऑफ यू, आपने इतना टाइम निकाला। आई नो यू आर वर्किंग ऑन अ वेरी 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 बिग रिफॉर्म प्लान पे, और अल्लाह ताला आपको सलामती दे और कामयाबियां दे। तो ब्रिगेडियर साहब, चूंकि वाइंडिंग अप की तरफ बस और 7-8 मिनट आपको ज़हमत देंगे, मुझे पता है यू आर वेरी बिजी। तो ये आप सारी सिचुएशन बता रहे थे कि इंडिया का, फिर बांग्लादेश में, एक तो हम इसको ब्रिगेडियर साहब कह सकते हैं कि नजरिया पाकिस्तान की फतेह है, ये जो बांग्लादेश का सारा मामला हुआ। बिल्कुल 100%, वो खुद वापस आए हैं जी। तो नहीं कहा उनको कि जी पाकिस्तान जिंदाबाद, वो कह रहे हैं पाकिस्तान रियलाइजेशन उनके अंदर ही से आई है। और दूसरा, उन्होंने देख लिया है कि जो इंडिया सो कॉल्ड लिबरेटर था, असल दुश्मन तो इंडिया है। इंडिया की जो हरकतें हैं वो चाइना, अब देखें ना, आपका सवाल था इंडिया इसके फ्रंट कितने खुल गए, आप जरा देखें। पाकिस्तान का महाज तो उनके लिए पहले का था, और उनकी वजह से हम तो अमन चाहते हैं, मैं तो अभी भी कहता हूँ पीस विद इंडिया, मगर वो नहीं चाहते, दे वांट हेजेमनी, वो तो बालादस्ती चाहते हैं, तो फिर बालादस्ती और अमन तो कटे नहीं ना चलते। तो दूसरा चीन का महाज था, तीसरा बांग्लादेश खुल गया है, और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी आप सुन लेना आगे चल के, चाइना भी और अमेरिका भी, दोनों के ताल्लुकात इंडिया के साथ, चाइना के तो ऑलरेडी ठीक नहीं है और अमेरिका के भी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि इंडिया जो है वो ओवर एम्बिशियस है, इट हैज एन ओवर साइज जियोपॉलिटिकल एजेंडा, और दुनिया के अंदर कोई भी नहीं चाहता कि वो इस तरह की हेजेमनी कायम करे जो वहां पर मौजूदा पावर्स हैं। तो इसलिए, और इंडिया के अंदर जो अंदरूनी मसाइल हैं, अब साउथ इंडिया के अंदर टामिल्स है, साउथ इंडिया के अंदर और फिर मुसलमान हैं, वो एक लंबी लिस्ट है। तो एक इंडियन राइटर था, आपको पता है ओरिजिन का, नायपाल उसका नाम था, प्राइज विनिंग था, उसने कहा था इंडिया फेसेस अ मिलियन म्यूटनीज, 10 लाख म्यूटनीज यानी बगावतें उसके अंदर, वो मतलब एक मुहावरतन कहा था। तो कहने का मतलब है कि वो जितना एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और जितना वो क्लैश में आ रहे हैं, आप नोट करें अगले दिन उन्होंने ईरान को खिलाफ बोला है, क्योंकि ईरान के खमेनी साहब ने उसको इंडियन मुस्लिम्स की हमायत की, इसी तरह कनाडा के खिलाफ है, हर दूसरे मुल्क के साथ इंडिया का झगड़ा हो रहा है। तो इसका नतीजा क्या होगा? वो बड़ी अच्छी बात है, नतीजा हमारे लिए तो अच्छा ही होगा पाकिस्तान के लिए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, विल इंडियन लीडरशिप जो है इस वक्त जो बड़ी रिजिड है, बड़ी ऊपर बैठी, विल दे बी फोर्स्ड टू रीथिंक आर्टिकल 370
और वो जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस एंड 35A, ऐसा कुछ सिचुएशन आ सकती है इन द नियर फ्यूचर? नॉट एट ऑल। ये पाकिस्तान में खुशफहमी है 75 सालों से कि कश्मीर इंडियंस आपको प्लेट पे रख के दे देंगे, कश्मीर आपको ना इस तरह मिलेगा। वो तो आपका कश्मीर लेना चाहते हैं, यानी आजाद कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, अफगानिस्तान, अखंड भारत की बात कर रहे हैं, ग्लोबल इंडिया की बात करें, ये भूल जाएं। पाकिस्तान का दिफा करें, पाकिस्तान को यूनाइट करें, पाकिस्तान को डिफेंड करें और पाकिस्तान को रिफॉर्म करें। वो आज मौका नहीं था कि पाकिस्तान को रिफॉर्म में बहुत सी चीजें रिक्वायर्ड है, वो करें ताकि पाकिस्तान एक मजबूत नेशन स्टेट के तौर पे उभरे, एक पावरफुल एंड रिच पाकिस्तान राइजेस, विच इट विल इंशाल्लाह, एंड पाकिस्तान विल राइज एंड पाकिस्तान विल ऑक्यूपाई जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, जिस मकसद से पाकिस्तान बना था, कायदे-ए-आज़म ने बनाया था, इंशाल्लाह वो हम हासिल करके रहेंगे और पाकिस्तान एक अजीम और ताकतवर मुल्क बन के उभरेगा। एग्जैक्टली। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जरा जल्दी जल्दी, चूंकि आप बहुत मसरूफ है, तो वो ये मेरी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे हमारे यहाँ डॉक्टर मोहित यूसुफ पिछले दिनों, पिछली गवर्नमेंट में, तो उनसे मेरी एक दफ़ा बात हुई, तो हम आपस में बैठे हुए एक डिस्कशन कर रहे थे, तो कहने लगे जी कि हमारे यहाँ हमने एक मनसूबाबंदी की है, एस्टेब्लिशमेंट सिक्योरिटी सेटअप और सारा गवर्नमेंट ने, रियासत ने मिला के, कि नाउ विल बी नो मोर अ जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन डेस्टिनेशन बट अ जियो इकोनॉमिक डेस्टिनेशन। इन दोनों को किस तरह उन्होंने फिर को रिकंसाइल कैसे करेंगे? ये जो आप जिसको कोट कर रहे हैं, उन्होंने मेरी किताब ली थी और लोगों ने भी, जिसमें ग्वादर ऑन द ग्लोबल चेस बोर्ड, जिसके अंदर पहला जुमला जियो इकोनॉमिक्स का, जिसने भी जियो इकोनॉमिक्स किया ना, मेरा ख्याल है कि शायद मैंने इसलिए आपसे ये बात की है कि ये बात वहीं से शायद क्यों लेके तो उन्होंने बहुत और लोगों ने भी जियो इकोनॉमिक, खाली उन्होंने नहीं, और भी बहुत लोगों ने मेरी किताब को कोट किया, जियो इकोनॉमिक ग्वादर ऑन द ग्लोबल चेस बोर्ड से। लेकिन दूसरी किताब भी पढ़ लेना, वो कहते हैं दूसरी किताब का नाम है जियो पॉलिटिक्स पाकिस्तान, जिसका मतलब है वॉर पॉलिटिक्स पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है ना, वो जो अल्लाह की बरकत से एक ब्रिज स्टेट भी है, यानी कि खितों को, साउथ एशिया को, सेंट्रल एशिया को, चाइना को, समुद्र को, ईरान को, वेस्ट एशिया को मिला सकता है, लेकिन ये इंटरपोजिंग स्टेट भी है। इंटरपोजिंग का मतलब होता है जो दरमियान में एक ऐसी ताकत हो जिसमें इतनी ताकत हो कि वो सबको अलग कर सके, अलग रख सके, मतलब इंटरपोज कर सके। जो ये अल्लाह की बरकत है पाकिस्तान में। कहते हैं अगर हम अपनी आई पे आए तो हमसे वो उन्हें डरना चाहिए। आप आए ना, ये जो हम हर वक्त कहते हैं जी हम ओ भाई आ जाए, मैं आपको ये हौसला दे दिया कि अगर हम अपनी आई पे आ गए तो फिर बच के रहना साढ़े तो। नहीं, ये पाकिस्तान की, ये नोट करें, पाकिस्तान की कौम उठेगी, पाकिस्तान मैंने क्या कहा आपको। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं चूंकि जा रहा हूँ, ज्यादा टाइम का इशू है हमारे यहाँ, चूंकि ये क्यों कहा जाता है, बड़े टॉप लेवल पे कुछ लोग कहते हैं कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस अंडर रिसोर्स्ड है, बट व्हाई वी से इट सो? इसमें क्या कोई नहीं, पाकिस्तान की फौज बहुत बहादुर है, प्रोफेशनल है, वेल ट्रेन्ड है और इक्विप्ड है, वेल इक्विप्ड है, लेकिन वो बजट के साथ है ना। आपकी जो आप दिफा के लिए तो बहुत कुछ है, आपने अगर दिल्ली फतह करना है या आपने सारे खित्ते फतह करने हैं तो ज़ाहिर है उसके लिए आपको ज्यादा वसाइल चाहिए ना। अमेरिका का बजट सुन लें, $1 ट्रिलियन का बजट है। इंडिया का बजट आपसे, डिफेंस बजट की बात करो, आपसे 7-8 गुना बड़ा डिफेंस बजट है, तो आपको डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ेगा ना। वो तभी बढ़ेगा जब इकोनॉमी बड़ी होगी। हाँ, तो कन्वेंशनल हमारी जो आर्मामेंट्स का जो हमारा उनका जक्स्टापोज किया जाए हमारा और इंडिया का, तो वेयर डू वी स्टैंड? पहले तो 1:3 का था ना रेशियो, आप कितना? नहीं अभी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का फजल है, पाकिस्तान में पूरी काबिलियत है। पाकिस्तान का हर तरीके से, हर सतह पे, अंग्रेजी में फुल स्पेक्ट्रम जो नेशनल सिक्योरिटी या डिफेंस है उसकी पूरी काबिलियत है भाई, पोटेंशियल। डिस्पाइट द इकोनॉमिक मलेज और डिस्पाइट जो हमारी इकोनॉमिक मसाइल हैं उसके बावजूद हमारे में पूरी काबिलियत होती है। ये कोई उस लिहाज से परेशानी की बात नहीं। असल चीज जो कौम की ताकत है ना, वो है आर्म्ड फोर्सेज एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान टुगेदर, फौज और अवाम कटे पाकिस्तान के दिफा में। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, मुझे लग रहा है बाय डिजाइन सर्टेन पीपल आर प्लेइंग टूल्स इन द हैंड ऑफ शफरुमान साहब, ये तो प्रोपेगेंडा है ना। आजकल देखिए ना, मीडिया और सोशल मीडिया तो मेरी अंग्रेजी है, सोशल मीडिया इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर, ये जंग का तरीका है। तो ये जो होता है इससे, अब अच्छा किया आपने सवाल पूछे ताकि इसको दूर करते ना, किसी को शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान में कितनी काबिलियत है। पाकिस्तान में बहुत काबिलियत है अपने दिफा की, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जो लोग हमारे यहाँ दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ वेज बिटवीन द हमारी बिलव्ड डिफेंडर्स एंड द नेशन, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं, पॉलिटिकल एलिमेंट्स कह लें या इनसेन हमारे सोशल यूट्यूबर्स कह लें, या इस तरह का, वो पता नहीं दानिस्ता या ना दानिस्ता क्यों ऐसे आलाकार बन रहे हैं दुश्मनों का। जो ना दानिस्ता है उनको समझाने की जरूरत है, जो दानिस्ता है उनको
डील करने की जरूरत है। ठीक है, तो इस मीन्स लॉ का जो, लेकिन हमारे यहाँ देखें जी, हमें अब कुछ लोग देखें ना 9 मई पे अगर चले जाएं, तो मेरे पास एक साहब आए, उन्होंने कहा जी अगर ये चीन होता, बरतानिया होता, अमेरिका होता तो बड़ा सख्ती से डील किया जाता। मैंने कहा जी मैं तो समझता हूँ कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने बड़ा तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करके तो ये कोशिश की कि ये जो लोग भटके हुए हैं इनको बजाय कि आप सख्त गिरी के साथ हैंडल करें, तो इनको एक मैसेज जाना चाहिए कि प्रॉपर तरीके से कि जी आर्म्ड फोर्सेस आपके रखवाले हैं, डिफेंडर्स हैं, आपके प्रोटेक्टर्स हैं, तो आपने इस तरह बिहेव नहीं करना। लेकिन लॉ मस्ट कम इनटू प्ले, मैं समझता हूँ इसमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ना, दुनिया में जो भी कानून तोड़ता है किसी मुल्क में भी, और 9 मई का जो आप बता रहे हैं, 9 मई तो बहुत सीरियस चीज है। छोटा भी कोई वायलेशन होती है, आप ट्रैफिक लाइट को वायलेट करें तो कोई करे तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ना, कानूनी कार्रवाई। तो इसलिए जिसने किया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और होगी इंशाल्लाह, जो भी जिम्मेदार है उसके लिए। तो इसके साथ आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। एक बात मैं एंड पे कहना चाहता हूँ, देखिए पाकिस्तान इज गोइंग टू राइज इंशाल्लाह, लेकिन पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की अवाम इकट्ठे, और हम PNR पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म पूरा अपना हिस्सा डालेंगे, पूरी कोशिश करेंगे टू इंशाल्लाह वर्क फॉर पाकिस्तान। और आप हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच जी ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच जनाब। ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे जनाब। आज चूंकि वक्त था हमारे पास अभी बात करने का, थोड़ा बहुत ज़रा वाइंडिंग अप में मैं ज़रा बात कर लूँ। इसमें एक बहुत से चूंकि इशूज़ हैं हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के, तो मुझे चंद दिन कबल एक बहुत आला ओहदेदार थे चीन के, हमारे दोस्त मुल्क जो चीन है, तो हमें आयरन ब्रदर्स कहते हैं, उनके साथ मुलाकात हुई। तो मैंने भी उन्हें यह सवाल किया कि बिशाम में जो वाक़या हुआ तो उसमें जो चीन के इंजीनियर्स और वर्कर्स की हलाकतें हुई और हमारे दोस्त हैं, वो हमें बड़ा अफसोस हुआ। तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो तो दिन रात कोशां हैं अपने दोस्त ममालिक के और बैरूनी जो हमारे यहाँ दौरे करने वाले लोग या वर्कर्स जो हमारे यहाँ या सरमायाकार आते हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ पे। लेकिन हमारी सफ़ों में ऐसे कुछ लोग हैं, आस्तीन के सांप हैं, जिनको अफ़गानिस्तान के अंदर से पनाह लिए हुए लोगों से सपोर्ट मिलती है, असला मिलता है, तरबियत मिलती है। तो मैंने वो जो चीन के एक बहुत बड़े आला ओहदेदार थे, आज से चंद रोज़ कबल, यानी बहुत पुरानी बात नहीं है, तो उनसे बात की। तो मैंने कहा कि चीन का बहुत ज़्यादा असर रसूख है आजकल और वो बढ़ रहा है और तल्लुकात बढ़ रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान पे तो सारी दुनिया दबाव डाल रही है कि अफ़गानिस्तान से हम बात करें कि जी ये आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है हमारे मुल्क के ख़िलाफ़, हमारे लोगों के ख़िलाफ़, हमारे मेहमानों के ख़िलाफ़, बाहर से मुल्क से आए हुए वर्कर्स के ख़िलाफ़। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चीन और अफ़गानिस्तान के कारोबारी या स्ट्रेटजिक तल्लुकात में थोड़ी बेहतरी आई है और उसमें को वाह खान का जो ख़ास तौर पे जो कॉरिडोर है उसकी इम्प्रूवमेंट के हवाले से, ये भी एक समझें कि एक छोटा सा सिल्क रोड ही कह लें इसको, यानी कि एक मिसाल के तौर पे बात की जा रही है। तो वो चीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक बड़े अच्छे अंदाज में कॉरिडोर बन जाएगा जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन में आसानियाँ पैदा होंगी और आमदोरफ्त बेहतर हो जाएगी। है तो ये अच्छी बात, क्योंकि चीन का हमेशा से विजन रहा है शेयर्ड प्रोस्पेरिटी का। अभी अगले ही रोज़ उनका यहाँ पे एक फाउंडिंग डे, जब 75वां जो उनकी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का फाउंडिंग डे का फंक्शन था, जिसमें यहाँ पंजाब की चीफ मिनिस्टर भी थी, मैं भी वहाँ मौजूद था। तो वहाँ भी ये बात की कि चीन का अदम मुदाखलत का हमेशा उनकी ख्वाहिश रही है कि कहीं किसी मुल्क के मामलात में मुदाखलत ना की जाए। लेकिन जब मैंने उन बड़े ओहदेदार से कहा कि जनाबे वाला ये जो सूरत हाल है, तो उन्होंने कहा कि चीन की हुकूमत ने, बीजिंग गवर्नमेंट ने काबुल हुकूमत से, जो काबुल की तालिबान हुकूमत है, उससे ये मसला टेकअप किया है। तो आगे से उन्होंने ये जवाब दिया, जो जवाब उनके अफ़गानिस्तान के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की हुकूमत को दिया है कि हमें जो दिए गए शवाहिद हैं वो नाकाफ़ी हैं। तो ये बात अलबत्ता काबिल गौर है और काबिल एतराज़ भी है कि अब सब चीज़ें जो हैं सारे डांडे जाके मिलते हैं उन लोगों के साथ, तहरीक तालिबान कह लें या इस तरह के और कुछ स्लीपर सेल्स हैं, स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, जिनका एक ही मिशन है कि पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम से दो चार करें, भले वो पैसे लेके करें, किसी के एजेंडे पे अमल दरामद करते हुए गएं, भले वो किसी की तरबियत हासिल करने के बाद गएं,
महरूमी का बहाना करके बगावत करें रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो ये बात ऐसी है कि जिसमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। चीन और पाकिस्तान मिल के तो ये बाबर कराएं अफ़गानिस्तान को, क्योंकि उनके ज़ेर साया ऐसे लोग हैं जो आइडियोलॉजी का, नज़रियात का भी एक गलत कवर लेके तो अपने ही भाई बंदों को, मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को निहत्ते, और वो भी जो निहत्ते मासूम पाकिस्तानी उन पे हमलावर होते हैं, तो ये किसी तौर पे भी काबिल कबूल नहीं है। बैनुल अक़वामी सतह पे आपस में गुडविल, बरादराना जज्बात के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये खित्ते के लिए भी बेहतर है, अफ़गानिस्तान के लिए भी बेहतर है, चीन और पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है। तो ये जो सिक्योरिटी की जो बात की गई, तो हमें इस पे कोशिश ये करनी है कि हमने सिर्फ बैरूनी सिक्योरिटी, बैरूनी ख़तरात का मुकाबला नहीं करना, बल्कि जो हमारे यहाँ अंदरूनी सिक्योरिटी है, अंदरूनी खलफशार जो है कि जिसमें हम एक दूसरे आपस में गुथम गुता हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं, और बजाय हम अपनी अपनी दोस्तियों में, मोहब्बतों में दुश्मनियाँ पाल रहे हैं, नज़रियाती इख्तलाफ की बुनियाद पर, सियासी इख्तलाफ की बुनियाद पर, एक चपकलश की सी कैफियत, एक जंग की सी कैफियत, एक गदर की सी कैफियत, बदमनी की कैफियत में पड़ गए हैं। उससे ना तो सिर्फ हमारी को मुआशी मंजिल इज्तमाही तौर पे, कौमी सतह पे, ना हमारी ज़ाती कोई मंजिल हमें को हासिल होगी इनफरादी सतह पे, ना हमारी कोई आने वाली नस्लें जो इसमें कोई वो पनप सकेंगी, ना हमको अपने किसी मिशन पे, किसी मंजिल पे पहुंच पाएंगे। तो ये एक ऐसा वक्त है कि जिसमें हमने सिक्योरिटी इशूज़ को समझना है, हमने मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम से निकलना है। और ये बात जैसे हमारे मेहमान अभी ब्रिगेडियर नादिर मीर कह रहे थे कि फर्स्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान फर्स्ट, हमारा एंड पाकिस्तान अबव एवरीथिंग, पहले पाकिस्तान और फिर बाद में सब कुछ और। तो जब हम ये इस चीज़ को एक मैथमेटिकल कांस्टेंट बना लेंगे, हम इसको अपना मिशन बना लेंगे पाकिस्तान को मुस्तहकम करना, मजबूत करना, तो फिर यकीनन हमारे इख्तलाफात वो शक्ल कभी नहीं इख्तियार करेंगे कि हम आपस में गुथम गुथा हों, लड़ पड़ें, एक दूसरे को कमज़ोर करें और कौमी यकजहती को ज़क पहुँचाएँ, और बैरूनी दुश्मनों को मौका दें कि हमारे यहाँ आके वो दरअंदाजी करें और हमारे अंदर मज़ीद दरारें डालकर हमें मुआशी तौर पे भी मोहताज बना दें IMF का और दीगर कुव्वतों का। जब आपके यहाँ इतने वसाइल, इतने रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, आपके यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज, आपका इतना बड़ा एग्रीकल्चर बेस है, आपका जो इंडस बेसन है दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल बेसन्स और वन ऑफ द वास्टेस्ट ट्रैक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर पीस है इसके गिरदो पेश। इसको हमने हार्नेस करना है इस एनर्जी को, और आपका जो यूथ बल्ज है इसको भी हमने हार्नेस करके आगे बढ़ना है। लेकिन ये तभी मुमकिन है कि जब हम समझें कि पाकिस्तान फर्स्ट, पहले पाकिस्तान और उसके बाद सब कुछ और। तो इस नज़रिए के साथ हमने कौमी यकजहती को और कौमी यगानगी को फ़रोग देना है, और आपस में ये जो तफरका है, नफ़रतें हैं, निफाक है कि मैं बड़ा तुम छोटे, मैं नेक आप बद, इस बहस से, इस डिबेट से निकलना है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें इन चीज़ों की तनबीह की है कि कौमी वहदत के लिए हम सब लोग ये इस बात को सोचें और अपनाएं कि हम सब बराबर हैं। और कहा गया उनको हुज्जतुल विदा का जो खुतबा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना काले को गोरे पे, ना गोरे को काले पे, ना अरबी को अजमी पे, ना अजमी को अरबी पे फ़ौक़ियत है। तो फ़ौक़ियत अगर किसी को है तो तवक्कुल अल्लाह के हवाले से है, कि अल्लाह ताला से डरने के हवाले से। और जो आफाकी हकीकतें हैं जो हमें हमारे दीन ने भी सिखाई हैं, वो सारी दुनिया उसको तस्लीम कर दी है। दयानतदारी है, नज़्म व नस्क है, एक दूसरे के हकूक़ गसब ना करना, एक दूसरे के हकूक़ की पामाली ना करना, एक दूसरे के हकूक़ समझना, तो इंसाफ करना और किसी के साथ कोई ज़्यादती ना करना और झूठ और दरोगोई से परहेज़ करना। तो ये बुनियादी ऐसी चीज़ें हैं, ये अगर इनको हम अपनाएंगे तो हमारे एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, जो हमारे जो स्ट्रेटजिक एक्सपर्ट्स हैं, स्ट्रेटजिस्ट्स हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर जो हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, काफ़ी मजबूत और तनोमंद है।
जिसमें आपकी पॉपुलेशन है, यानी हम 5th और 6th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है। आपके एग्रीकल्चर बेस बहुत बड़ा है। आपका जो इरिगेशन नेटवर्क है, पानी का दुनिया में इशूज़ है। ऑस्ट्रेलिया ले लें, कनाडा ले लें, बहुत से ममालिक ले लें, जर्मनी के यहाँ भी ये कुछ इश्यूज़ आए, लेकिन पाकिस्तान में बेपनाह जो है आपके रिसोर्सेज हैं। तो उन रिसोर्सेज को हमने हार्नेस करना है। उन रिसोर्सेज के ऊपर हमने यानी कि हमने दिन रात काम करना है। हमारे यहाँ ना टैलेंट की कमी है। आपके एक्सपर्ट्स जो हैं वो दुनिया भर में माने हुए एक्सपर्ट्स हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एआई एक्सपर्ट्स, आपके साइंटिस्ट जो हैं, मतलब नासा जैसा जो एक खलाई तहकीक का स्पेस का इदारा है अमेरिका का, दुनिया का सबसे माना हुआ, उसमें पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने अपना लोहा मनवाया है। तो फिर क्यों हम किसी वजह से जो पीछे रह रहे हैं? तो इसमें हमने आगे बढ़ना है हिम्मत के साथ, जहानत के साथ, ये गानगत के साथ। इसके साथ ही अपने मेज़बान मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।